हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। दोस्तों, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पेनिसिलियम का पार्ट वन के अंदर हमने डिस्कस किया था पेनिसिलियम फंजाई के क्लासिफिकेशन के बारे में, उसके अक्रेंस यानी प्राप्ति स्थान के बारे में, यानी वह फंजाई कहाँ पर पाया जाता है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था पेनिसिलियम फंजाई के स्ट्रक्चर के बारे में। रिप्रोडक्शन के टॉपिक में हमने कवर किया था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पेनिसिलियम का ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर आपको देखना है तो आप लोग फर्स्ट पार्ट इसका देख सकते हैं। आज हम पार्ट टू के अंदर कवर करेंगे इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। तो इस प्रकार से पेनिसिलियम फंजाई का जो पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पेनिसिलियम फंजाई। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यदि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो नया सिलेबस लॉन्च हुआ है 2021 में बीएससी फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का या थर्ड ईयर का, अगर आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं तो भी आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पेनिसिलियम फंजाई में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बहुत ही कम ही देखा गया है और इसकी अधिकांश स्पीसीज होमोथैलिक होती हैं। कुछ स्पीसीज ऐसी भी होती हैं जो कि हेट्रोथैलिक होती हैं। हेट्रो यानी डिफरेंट, होमो मीन्स सेम। इसमें मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स होता है वो एंथ्रीडियम और एस्कोगोनियम होता है। मेल सेक्स ऑर्गन्स को हम एंथ्रीडियम कहते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को हम एस्कोगोनियम कहते हैं। एस्कोगोनियम की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एस्कोगोनियम जो होता है वो यूनिन्यूक्लिएट ब्रांच के रूप में पैदा होती है। यह साइज में इंक्रीज होती है यानी बढ़ती है, और इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। इस प्रकार से इसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होता है। इसके बाद अगर आप देखें तो इस एस्कोगोनियम की जो स्ट्रक्चर है इस स्टेज में इलोंगेटेड होता है, ट्यूबुलर होता है, एसेप्टेट होते हैं, यानी किसी भी प्रकार का आपको कोई सेप्टा इसमें नहीं दिखाई पड़ता। और पूरी एक मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होती है। मल्टी न्यूक्लिएट मतलब समझते हैं जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हों। लगभग 64 न्यूक्लियस इसके अंदर मौजूद होते हैं। आइए मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। स्टूडेंट, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये पेनिसिलियम फंजाई के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डायग्राम है। अगर एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए पेनिसिलियम फंजाई के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में तो ये डायग्राम आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से अगर आप एग्जाम पेपर में बनाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। चलिए इस डायग्राम के बारे में समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था, पेनिसिलियम फंजाई के जो माइसिलियम होता है उसमें एक ब्रांच जो होती है वो ग्रोथ करके आगे की ओर बढ़ती है, और उसके बाद धीरे धीरे वो जो ब्रांच है उसका आगे वाला पार्ट फूलने लगता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है और उसका जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होने लगता है। साइटोप्लाज्म भी धीरे धीरे इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है। न्यूक्लियस 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 न्यूक्लियस टोटल डिवाइड होकर के बन जाते हैं। और इसमें आपको देखेंगे सेप्टा नहीं पाया जाता। सिंपली इस डायग्राम में आपको क्या दिखाया गया है, ये जो सबसे पहले डायग्राम ए देखेंगे तो ये है माइसीलियम। ठीक, ये दिखाया गया है कि माइसीलियम की एक ब्रांच जो होती है वो ग्रोथ करती है। यही ब्रांच जो आप ध्यान से देखेंगे तो यही होती है एस्कोगोनियम। ये जो फूला हुआ पार्ट है जिसके अंदर काफ़ी सारे न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है एस्कोगोनियम जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होती है। पेनिसिलियम फंजाई का जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एस्कोगोनियम की स्ट्रक्चर आपको ध्यान से देख सकते हैं। इसके बाद जो एंथ्रीडियम होता है जो कि मेल सेक्स ऑर्गन्स होता है पेनिसिलियम फंजाई का, वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। बराबर में ही दूसरी ब्रांच भी ग्रो करती है जिसका थ्योरेटिकल पार्ट अभी हम जस्ट पढ़ेंगे। ध्यान से आप लोग डायग्राम देख लीजिए। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एस्कोगोनियम होता है, मेल सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडियम होता है जो कि कोइल्ड होता है। अगर आप देखेंगे तो ये एस्कोगोनियम के चारों ओर लिपटा हुआ रहता है जिसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। अगर आप एस्कोगोनियम देखें तो ये इसमें कई सारे न्यूक्लियस होते हैं, ये मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होती है, और एंथ्रीडियम जो है यूनि न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होती है। इसके बाद स्टूडेंट आगे हम बढ़ते हैं। आगे और भी अच्छी तरह से हमें समझ में आएगा जैसे जैसे हम थ्योरी में आगे बढ़ेंगे। तो थ्योरी के अकॉर्डिंग इसमें अभी तक हमने यहाँ पर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के बारे में, एस्कोगोनियम के बारे में पढ़ा। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे एंथ्रीडियम के बारे में। सो एस्कोगोनियम के पास ही कवक तंतु यानी हाइफी से एक पतली व लंबी एक लॉन्ग ब्रांच उत्पन्न होती है जिसे हम एंथ्रीडियल ब्रांच कहते हैं। इस एंथ्रीडियल ब्रांच से एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट होता है। यह जो एंथ्रीडियम ब्रांच होती है ये एस्कोगोनियम के चारों ओर लिपट जाती है, और एंथ्रीडियम ब्रांच का आगे वाला सिरा जो होता है अग्र पार्ट जिसे हम एपिकल पार्ट बोलते हैं, वो फूल करके उसमें स्वेलिंग आ जाती है और वो फूल करके एक यूनिन्यूक्लिएट एंथ्रीडियम का निर्माण करता है।
इसके बाद जो नेक्स्ट फेज आता है वो है डाई कैरियोटाइजेशन, जिसे हम प्लाज्मोगेमी भी बोलते हैं। प्लाज्मोगेमी यानी प्लाज्मा जो होता है वो आपस में फ्यूज़ करता है। सो एंथ्रीडियम का जो अंतिम सिरा होता है, जो लास्ट जो उसमें सिरा होता है, वो एस्कोगोनियम से चिपक जाता है और दोनों के बीच जो वाल है, जो वाल होती है वो रफ्चर हो जाती है, भित्ति जो होती है वो नष्ट हो जाती है और एक पोर बन जाता है, एक छेद बन जाता है। और इस प्रकार जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन के जो साइटोप्लाज्म होते हैं, यहाँ पर आप लोग नोट डाउन करेंगे, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं और इस प्रकार से इसमें प्लाज्मोगेमी की कंडीशन होती है। पेनिसिलियम में सेक्सुअल जो फ्यूजन होता है वो अभी तक नहीं देखा गया है और न ही इसके बारे में कोई निश्चित मत है। डेंजियार्ड ने 1906 में उनके अनुमत अनुसार जो एंथ्रीडियम का जो न्यूक्लियस होता है वो एस्कोगोनियम में प्रवेश नहीं करते हैं और एस्कोगोनियम के जो न्यूक्लियाई है वो स्वयं ही पेयर में यानी जोड़े में अरेंज्ड होता है, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था और अभी हम देखने भी वाले हैं। ये जो जोड़ा बाद में क्या होता है, इसमें एस्कोगोनियम में सेप्टा भी बन जाता है, यानी उसमें वो जो एस्कोगोनियम वो सेप्टेट भी हो जाती है और उसमें जो न्यूक्लियस होते हैं वो बाई न्यूक्लिएट के अंदर अरेंज हो जाते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे तो वो जो है यूनिसेरिएट कंडीशन में बाई न्यूक्लिएट हो जाता है तथा इसकी जो प्रत्येक सेल है वो बाई न्यूक्लिएट व डाइकैरियोन होती है। तो अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए फॉर्मेशन ऑफ एस्कस, यानी एस्कोस्पोर या एस्कोकार्प आप बोल सकते हैं। एस्कोकार्प बेसिकली एक फ्रूटिंग बॉडी होती है जिसे हम बोलते हैं क्लेस्टोथीसियम। ये कैसे बनती है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। एस्कोगोनियम की प्रत्येक बाई न्यूक्लिएट जो सेल होती है वो एस्कोजीनस हाइपी से निकलती है, जिसका अग्रस्त यानी आगे वाला जो सेल्स होती है इस जैसे हम बोलते हैं एस्कस मदर सेल। इसमें दो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करते हैं, दो न्यूक्लियस का आपस में फ्यूजन होता है। इसके बाद मियोसिस और माइटोसिस डिवीजन के द्वारा विभाजित होकर के डिवाइड होकर के 8 हैप्लॉइड एस्कोस्पोर बनते हैं। इस बीच माइसीलियम में कई स्टाइल हाइफी बढ़ करके एस्कोगोनियम, एस्कस तथा एस्कोस्पोर के चारों ओर एक कवरिंग बना लेते हैं। इस प्रकार चारों ओर से घिरी जो स्ट्रक्चर है वो फ्रूटिंग बॉडी होती है जिसे हम क्लेस्टोथीसियम बोलते हैं। एक्चुअल में जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो अनफेवरेबल पीरियड का सामना करने के लिए बनती है, ताकि जो बेकार कंडीशन है जो कि इसके लिए अनुकूल नहीं है उसका सामना किया जा सके। और फिर उसके बाद जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है, क्लेस्टोथीसियम में जो एस्कोस्पोर्स होते हैं वो जो कि यूनिन्यूक्लिएट होते हैं और इलिप्सोइडल होते हैं, बाई कॉन्वेक्स तथा एकाइनुलेट होते हैं यानी कि कांटे युक्त स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये क्लेस्टोथीसियम से स्वतंत्र होकर के फ्रीडम होकर के उचित आधार मिलने पर जर्मिनेट करके एक नए माइसीलियम को बनाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा इसकी लाइफ साइकिल को। डायग्राम भी इसमें एक बार फिर से समझ लेते हैं। पेनिसिलियम फंजाई के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डायग्राम के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जो माइसीलियम होता है, इसमें मैंने आपको बताया था एक ब्रांच जो होती है वो ग्रोथ करती है और ग्रोथ करने के बाद उसका जो आगे वाला पार्ट है वो फूलने लगता है, उसमें साइटोप्लाज्म इकट्ठा होता है, न्यूक्लियस जो होते हैं वो डिवाइड होकर के लगभग 64 न्यूक्लियस बन जाते हैं। इसके बाद एक और ब्रांच निकलती है जो कि एंथ्रीडियल ब्रांच कहलाती है और इस एंथ्रीडियल ब्रांच से एंथ्रीडिया का जन्म होता है, जो कि देखेंगे आप सिंगल न्यूक्लियस एंथ्रीडिया के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। इस प्रकार से एंथ्रीडिया जो होता है वो कोइल्ड रहता है, एस्कोगोनियम को लपेटे रखता है। इसके बाद आगे हम चलते हैं। आगे देखने के बाद जैसा कि हमने थ्योरेटिकल में पढ़ा था, जो डेंजियार्ड साइंटिस्ट थे उनका ऐसा अनुमान है कि ये जो न्यूक्लियस होते हैं ये आपस में इस प्रकार यूनिसेरिएट कंडीशन में अरेंज्ड हो जाते हैं। एक एक सेल के अंदर दो दो न्यूक्लियस इस प्रकार से अरेंज्ड हो जाते हैं और बीच में सेप्टा बन जाता है। इसके बाद आगे की जो दो सेल्स होती हैं ये मदर सेल्स की तरह काम करती हैं और इन दोनों सेल्स के अंदर फ्यूज़न होता है और इसके बाद इसमें मियोसिस और माइटोसिस डिवीज़न होने से लगभग टोटल 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं। ये जो एस्कोस्पोर्स होते हैं इनके चारों ओर एक लेयर बन जाती है, धीरे धीरे इसमें माइसीलियम जो होता है वो इकट्ठा हो जाता है और ये एक फ्रूटिंग बॉडी टाइप बना लेता है जिसे हम बोलते हैं क्लेस्टोथीसियम। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है ये इसकी जो क्लेस्टोथीसियम की जो फ्रूटिंग बॉडी होती है, इसकी जो वाल होती है वो रफ्चर हो जाती है और ये जो एस्कोस्पोर्स होते हैं फ्री हो जाते हैं। एस्कोस्पोर्स जो होते हैं वो फ्री होने के बाद जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करके एक नया माइसीलियम बनाते हैं। तो ये हमने देखा पेनिसिलियम फंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम देखेंगे इसमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। पेनिसिलियम फंजाई का जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है ये एग्जाम पेपर में 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। हेडिंग डाल लीजिए पेनिसिलियम फंजाई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। पेनिसिलियम अपनी लाभप्रद व हानिग्रस्त क्रियाओं के लिए मनुष्य जाति के लिए काफ़ी आर्थिक महत्व का प्लांट होता है। पेनिसिलियम प्लांट तथा जंतुओं में कुछ बीमारी उत्पन्न करने के कारण यह हमारे खाद्य पदार्थ जो फूड मटेरियल होता है उसको डैमेज कर देता है, उसको नष्ट कर देता है, तो ये इसका हानिकारक यानी हार्मफुल इफेक्ट होता है।
पेनिसिलियम फंजाई की अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करें तो पेनिसिलियम मनुष्य जाति के लिए बहुत ही उपयोगी भी है। सर्वप्रसिद्ध आश्चर्यजनक एंटीबायोटिक ड्रग पेनिसिलियम नोटेटम व पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से तैयार की जाती है। इस दवा का उपयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों में प्रचुरता से किया जाता है। पेनिसिलियम दवा की खोज का जो श्रेय है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है, जिन्होंने अपनी प्रयोगशाला में इसका आविष्कार किया था तथा उन्हें इस खोज के लिए, इस डिस्कवरी के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। भारत में इस दवा का जो निर्माण है वो हरिद्वार के पास स्थित एक वीरभद्र में एंटीबायोटिक्स फैक्ट्री में होता है। पेनिसिलिन की कुछ अन्य जातियों का उपयोग साइट्रिक एसिड, ग्लाइकोनिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड बनाने में भी यूज़ होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने पेनिसिलियम फंजाई को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पेजाइजा के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।